साल था 1945। दुनिया ने अभी अभी एक भयानक जंग से राहत की सांस ली थी। हर तरफ जश्न था, लेकिन इस जश्न के शोर में एक खामोश डर भी पल रहा था, एक ठंडा डर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़े साथी, जिन्होंने मिलकर फांसीवाद को घुटनों पर ला दिया था, कुछ ही सालों में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे? और कैसे उन्होंने दुनिया को कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की गहरी खाई में धकेल दिया? विंस्टन चर्चिल के ये शब्द देखिए, दिव्यता को छूने वाला पल। जीत तो मिल गई थी, पर चर्चिल जैसे कुछ नेता थे जो जश्न के पार देख पा रहे थे। एक दुश्मन तो खत्म हो गया था, लेकिन अब एक पुरानी लड़ाई फिर से सिर उठा रही थी। एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ साम्यवाद, और इन दोनों के बीच की खाई अब और भी गहरी होने वाली थी। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं, क्योंकि इतिहास का पहिया अब दो ऐसी घटनाओं से घूमने वाला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बड़े लीडर की अचानक मौत, और दूसरा एक ऐसे खतरनाक हथियार का जन्म जो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता था। अप्रैल 1945 दुनिया को एक बड़ा झटका लगा। राष्ट्रपति रूजवेल्ट, वो शख्स जिन्होंने स्टालिन के साथ मिलकर शांति की उम्मीद जगाई थी, अचानक नहीं रहे। और उनकी जगह कौन आया? हैरी ट्रूमैन, मिसौरी के एक सीधे सादे पूर्व सेल्समैन, जिन्हें ग्लोबल पॉलिटिक्स के दांव पेच का कोई खास अंदाजा नहीं था। सोचिए, इस एक बदलाव ने सोवियत अमेरिकी रिश्तों की पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। ट्रूमैन ने खुद कहा था कि उन्हें लगा जैसे पूरी कायनात उन पर आ गिरी हो, और घबराहट लाजमी भी थी। सामने कौन था? जोसेफ स्टालिन, दुनिया के सबसे चतुर और निर्मम नेताओं में से एक। और मंच था पोट्सडैम शांति सम्मेलन, जहां आने वाली दुनिया का नक्शा खींचा जाना था। मतलब अमेरिका की कमान एक ऐसे इंसान के हाथ में थी जो खुद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए पोट्सडैम सम्मेलन में क्या हुआ। सिर्फ 10 दिनों में दुनिया कैसे बदल गई। पहले दिन स्टालिन ने ट्रूमैन को देखा और सोचा, ये तो छोटा मोटा दुकानदार है, उन्हें हल्के में ले लिया। लेकिन दूसरे ही दिन ट्रूमैन के पास एक सीक्रेट टेलीग्राम पहुंचा। अमेरिका का पहला एटम बॉम्ब टेस्ट, ट्रिनिटी टेस्ट, कामयाब हो गया था। 9वें दिन ट्रूमैन ने स्टालिन को इस नए ताकतवर बॉम्ब के बारे में बताया। स्टालिन ने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। क्यों भला? क्योंकि उनके जासूसों ने यह खबर उन्हें पहले ही पहुंचा दी थी। और फिर तो कमाल ही हो गया, 10वें दिन चर्चिल चुनाव हार गए। अब दुनिया के स्टेज पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, ट्रूमैन और स्टालिन। जापान पर जो एटम बम गिराए गए, वो सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 का अंत नहीं थे। नहीं, वो तो कोल्ड वॉर की पहली गोली थी। ट्रूमैन को लगा कि अब खेल उनके हाथ में है, वो मास्टर बन गए हैं। पर स्टालिन के लिए ये एक सीधी सीधी धमकी थी। उन्होंने फौरन अपने वैज्ञानिकों को हुक्म दिया, जितनी जल्दी हो सके अपना बम बनाओ। और बस यहीं से शक और डर का वो लंबा सिलसिला शुरू हो गया जो अगले कई दशकों तक चलने वाला था। अब जब कॉमन दुश्मन खत्म हो चुका था, तो पुरानी आइडियोलॉजिकल दरारें चौड़ी होकर खाई बन गईं। दुनिया साफ साफ 2 हिस्सों में बंटने लगी थी। और फिर चर्चिल ने वो शब्द कहे जो इतिहास बन गए। ट्रूमैन के होम स्टेट मिसौरी में एक स्पीच के दौरान उन्होंने पूर्वी यूरोप पर सोवियत कंट्रोल के लिए एक नाम दिया, आयरन कर्टन, यानी लौह आवरण। बस ये एक फ्रेज यूरोप के बंटवारे का सबसे ताकतवर सिंबल बन गया। एक ऐसा बंटवारा जो आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना था। और हाँ, ये आयरन कर्टन सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक असली दीवार थी। पॉलिटिकल, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल। सोवियत यूनियन ने इसे खड़ा किया ताकि पूर्वी यूरोप को वेस्ट से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए। परिवार बंट गए, रिश्ते टूट गए, और दशकों लंबे शक और दूरी की शुरुआत हो गई। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक रणनीतिक चालें चली जाने लगीं। 1946 में एक अमेरिकी डिप्लोमेट जॉर्ज कैनन ने अपने मशहूर लॉन्ग टेलीग्राम में लिखा कि सोवियत सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। बस इसी सोच से निकला ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, यानी अमेरिका कम्युनिज्म को फैलने से रोकेगा। फिर आया मार्शल प्लान, जिसमें वेस्टर्न यूरोप को फिर से खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर दिए गए। सोवियत ने इसका जवाब दिया कॉमेकॉन बनाकर, जो उनके गुट के देशों को मॉस्को से जोड़े रखने का एक इकोनॉमिक प्लान था। मतलब अब यूरोप का बंटवारा पक्का हो चुका था। देखिए, ये नई लड़ाई सिर्फ तोप और बंदूक की नहीं थी। इसका एक बहुत बड़ा मैदान था पैसा, यानी इकोनॉमी। मार्शल प्लान का मकसद था गरीबी मिटाना, क्योंकि अमेरिका को पता था कि कम्युनिज्म गरीबी में ही फलता फूलता है। पर स्टालिन ने इसे डॉलर की गुलामी कहा, और अमेरिकी मदद के लालच से अपने देशों को बचाने के लिए उन्होंने कॉमेकॉन बनाया। तो एक तरह से आर्थिक मदद भी एक हथियार बन चुकी थी। अब ये जो विचारों की लड़ाई थी, वो जमीन पर उतरने वाली थी। और इसका पहला मैदान बना हारा हुआ जर्मनी, और जर्मनी का दिल बर्लिन। और यहीं से एक और जंग शुरू हुई, परछाइयों के खुफिया तरीकों से।
बर्लिन के सिचुएशन समझिए। ये एक कम्युनिस्ट समंदर के बीच में एक कैपिटलिस्ट टापू जैसा था, सोवियत कंट्रोल वाले ईस्ट जर्मनी के ठीक बीच में। जाहिर है ये तनाव का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। स्टालिन के लिए तो ये बर्दाश्त के बाहर था। वो किसी भी कीमत पर वेस्ट के इस अड्डे को अपने इलाके से हटा देना चाहते थे। तो संकट की शुरुआत हुई एक नई करेंसी से, जिसे वेस्टर्न देशों ने अपने सेक्टर में लागू किया। स्टालिन को यह बहाना मिल गया। उन्होंने वेस्ट बर्लिन को जाने वाले सारे जमीनी रास्ते बंद कर दिए। उनका प्लान था शहर को भूखा मारना ताकि वो घुटने टेक दें। पर ट्रूमन ने सीधी जंग छेड़ने के बजाय एक गजब का कदम उठाया। बर्लिन एयरलिफ्ट, हवा के रास्ते शहर को सप्लाई पहुंचाने का एक ऐसा ऑपरेशन जो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे 11 महीने तक ये चलता रहा और आखिर में स्टालिन को हार माननी पड़ी। ये वेस्ट के लिए एक जबरदस्त पॉलिटिकल जीत थी। आप इस ऑपरेशन के स्केल का अंदाजा लगाइए। 2.5 लाख बर्लिन के लोगों को जिंदा रखने के लिए हर 30 सेकंड में एक प्लेन लैंड कर रहा था। हर रोज 6000 टन सामान पहुंचाया जा रहा था। यह वाकई कोल्ड वॉर के शुरुआती दिनों में वेस्ट के इरादों का एक शानदार प्रदर्शन था। बर्लिन क्राइसिस ने एक बात तो साफ कर दी थी कि सीधी लड़ाई का मतलब है न्यूक्लियर वॉर का खतरा। तो अब एक नई तरह की जंग शुरू हुई, जंग जो परछाइयों में लड़ी जाती थी। इसमें कोई बॉर्डर नहीं था, कोई फ्रंटलाइन नहीं थी। हथियार थे सीक्रेट्स, धोखा और इंटेलिजेंस। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1947 में अमेरिका ने बनाई अपनी स्पाई एजेंसी CIA, ताकि वो सोवियत की KGB और GRU का मुकाबला कर सके। जासूसी का एक नया दौर शुरू हो चुका था। अब अमेरिका का परमाणु एकाधिकार यानी न्यूक्लियर मोनोपोली खत्म होने वाली थी और इसके साथ ही एक ऐसे डरावने दौर की शुरुआत हो रही थी जहां पूरी दुनिया तबाही के साये में जीने को मजबूर थी। और फिर आया 29 अगस्त 1949 का दिन। वेस्टर्न दुनिया हैरान रह गई। सोवियत यूनियन ने अपने पहले एटम बम का कामयाब टेस्ट कर लिया था। जासूसी के दम पर उन्होंने ये काम उम्मीद से कई साल पहले ही कर दिखाया। अब अमेरिका की मोनोपोली खत्म हो चुकी थी, खेल बराबर का हो गया था और अब दोनों के पास एक दूसरे को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत थी। और इसी के साथ दुनिया एक अजीब से दौर में दाखिल हुई जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ टेरर, यानी आतंक का संतुलन। इसका सिद्धांत था MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब दोनों का विनाश तय। ये एक डरावना लॉजिक था कि कोई भी पहले हमला नहीं कर सकता क्योंकि जवाब में वो खुद भी पूरी तरह तबाह हो जाएगा। कह सकते हैं कि इसी पागलपन ने एक तरह से शांति बनाए रखी, लेकिन ये शांति न्यूक्लियर तबाही की तलवार के नीचे लटकी हुई थी। अब शुरू हुई हथियारों की एक पागल दौड़। अमेरिका के पास एक बड़ा एडवांटेज था, दुनिया भर में फैले उसके मिलिट्री बेस। वहां से उसके B-52 बॉम्बर्स आराम से सोवियत यूनियन तक पहुंच सकते थे। सोवियत यूनियन को अपनी इस ज्योग्राफिकल कमजोरी को दूर करना था, तो उन्होंने बनाए बहुत लंबी दूरी के बॉम्बर्स और फिर ICBMs यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, ऐसी मिसाइलें जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मार कर सकती थीं। अब जब हाथ में एटम बॉम्ब आ गया तो स्टालिन का हौसला बढ़ गया। उन्होंने एक बड़ा दाव चला, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया पर हमला करने के लिए हरी झंडी दे दी। नतीजा, एक भयानक लड़ाई जिसमें UN और चीन भी कूद पड़े और लाखों जानें गईं। ये कोल्ड वॉर का पहला बड़ा प्रॉक्सी वॉर था, मतलब एक ऐसी जंग जहां बड़ी ताकतें सीधे नहीं बल्कि अपने प्यादों के जरिए लड़ रही थीं। और फिर 5 मार्च 1953 जोसेफ स्टालिन की मौत हो गई। वो कोल्ड वॉर के सबसे बड़े किरदारों में से एक थे, लेकिन उनकी मौत से ये जंग खत्म नहीं हुई। डर और दुश्मनी का जो सिस्टम उन्होंने खड़ा करने में मदद की थी, वो उनके जाने के बाद भी दशकों तक जिंदा रहा। कोल्ड वॉर के इस पहले और सबसे तेज तरार दौर ने आने वाले करीब 40 सालों के ग्लोबल टेंशन की नींव रख दी थी। इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी, एक ऐसा अविश्वास पैदा किया जो शायद आज तक कायम है, और एक सवाल भी छोड़ गया कि कोल्ड वॉर को शुरू करने वाले तो चले गए, पर क्या उनके बनाए डर का यह सिस्टम वाकई कभी खत्म होगा?